Hello and welcome back, students. Today we will start with a new topic, that is rules of inference. A necessary and sufficient condition that an integer is odd is that it is not divisible by 2. A necessary and sufficient condition that two lines are parallel is that they never coincide. And a necessary and sufficient condition that a square matrix is not a singular matrix is that its determinant is not 0. ओके ना व्हाट आर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस. सपोज आपके पास कुछ सेट ऑफ प्रेपोजिशंस है. प्रेपोजिशंस बाय नाउ आर वेरी क्लियर. एक स्टेटमेंट जिसको ट्रू या फॉल्स प्रूफ किया जा सकता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं. तो आपके पास कुछ सेट ऑफ प्रेपोजिशंस है और एक प्रेपोजिशन क्यू है. तो कंपाउंड प्रेपोजिशन ऑफ द फॉर्म की P1 एंड P2 एंड P3 एंड डॉट 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 Pn द होल इम्प्लाइज कैपिटल Q, इसको आप आर्ग्यूमेंट बोलोगे. ठीक है. बहुत सारे प्रेपोजिशंस अगर एंड कनेक्टिव से जोड़कर इम्प्लाई करते हैं किसी और क्यू प्रेपोजिशन को तो इसे आप एक आर्ग्यूमेंट कहोगे. जहाँ पे इंडिविजुअली P1 P2 P3 जो है वो आपके प्रीमाइसेस है उस आर्ग्यूमेंट को फॉर्म करने के लिए, और जो कैपिटल क्यू है वो फाइनली द कंक्लूजन है उस आर्ग्यूमेंट का जो आप करने जा रहे हो. तो इट इज़ अ प्रैक्टिस टू राइट द अबव आर्ग्यूमेंट इन फॉलोइंग टैब्यूलर फॉर्म. तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है नॉर्मली P1 के नीचे P2, P2 के नीचे P3 ऐसा टैब्यूलर लिखा होता है. यहाँ पे 3 डॉट ये डिनोट कर रहे हैं कि देयरफॉर. ठीक है. द प्रीसीडिंग आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी वैलिड if whenever each of the premises P1 P2 Pn is true then the conclusion capital Q is likewise true. अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसे वैलिड कहा जाएगा if whenever each of the premises P1 P2 and dot 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 Pn true है. पूरा की पूरा आर्ग्यूमेंट कब ट्रू होगा? क्योंकि ये एंड कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं और एंड कनेक्टिव का ये कहना है भाई मैं तो सिर्फ तब ट्रू होता हूँ जब मेरे सारे वेरिएबल्स या प्रपोजिशंस ट्रू होते हैं. एंड इज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू. If in case of two statements, two prepositions, here you have n prepositions, so all of them when they will be true then only the whole statement or the argument will be true. ठीक है. तो in other words the argument P1 and P2 and P3 dot 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 and Pn implies capital Q is logically equivalent to Q. It is to emphasize that in an argument the premises are always taken to be true whereas the conclusion may be true or false. Premises हमेशा true होते हैं जबकि conclusion जो है वो false हो सकता है. The conclusion is true only in the case of a valid argument. अगर आप कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो फिर आर्ग्यूमेंट तो कोई कुछ भी कर सकता है. आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है ये हम नहीं बोल सकते. हाँ, बट अगर आर्ग्यूमेंट सही बात की है, सही चीज़ की है तो कंक्लूजन भी सही होगा. तो बस ये जो है आपका कंक्लूजन है ये सिर्फ तब ट्रू होता है जब आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड हो. देयर एग्जिस्ट रूल्स ऑफ, कुछ रूल्स है लॉजिक के जिनको एम्प्लॉय किए जाएंगे वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रूव करने के लिए, और इन रूल्स का नाम है रूल्स ऑफ इन्फरेंस. अब कुछ रूल्स हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे. रूल ऑफ कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन. अब ये जो रूल है ये क्या है? दिस रूल स्टेट्स दैट फॉर एनी टू प्रपोजिशंस P एंड Q इफ P एंड Q इज ट्रू तो इसका मतलब देन P इज ट्रू, दैट इज P एंड Q इज P. अब इसका क्या लॉजिक है? इनका कहना है कि P एंड Q को मैं सिर्फ P बोल सकता हूँ. भाई क्यों आप सिर्फ P क्यों बोलोगे P एंड Q को? अगर P एंड Q ट्रू है इसका मतलब P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है. अगर हम कह रहे हैं कि P एंड Q ट्रू है इसका मतलब P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है. तो इसका मतलब सिर्फ P भी ट्रू है, इसलिए सिर्फ P आप इसमें से कंक्लूड कर सकते हो और सिर्फ Q को भी कंक्लूड कर सकते हो कि कोई भी प्रपोजिशन हो P एंड Q अगर वो दोनों ट्रू है तो फिर P भी ट्रू है. दिस रूल्स फॉलोज द डेफिनेशन. अंडरस्टूड? अगेन आई विल रिपीट. इफ P एंड Q, इसका एक ही वर्ड में समझ सकते हैं हम कि अगर P एंड Q साथ में ट्रू है मतलब P भी ट्रू है. P
अब द नेक्स्ट इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P एंड Q इज P एंड P एंड Q को कभी भी हम Q को भी इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रू है ना भाई, एंड से कनेक्टेड है। अब रूल ऑफ डिसजंक्टिव एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? ये रूल बोलता है कि अगर दो प्रेपोजिशंस है हमारे पास P एंड Q नाम के, एंड इफ P इज ट्रू देन P और Q इज ट्रू। दैट इज, अगर अकेला P ट्रू है, अच्छा और का तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम होता है। और में क्या होता है, और बोलता है कि मैं ट्रू कब होऊंगा, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो और ट्रू हो जाता है, और को दोनों के ट्रू होने की ज़रूरत तो नहीं लगती। और में अगर ट्रू और फॉल्स करे तो भी आंसर ट्रू होता है, फॉल्स और ट्रू करे तो भी आंसर ट्रू होता है, और ट्रू में तो ट्रू इच होता है, और फॉल्स में खाली फॉल्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे अगर इतना पता है कि P ट्रू है तो आप ओवरऑल बोल दोगे कि P और Q भी ट्रू है। क्यों भाई? क्योंकि Q ट्रू रहे, Q फॉल्स रहे, अगर P ट्रू है तो P और Q ट्रू है। तो ये हम कुछ इन्फरेंसेस निकालेंगे, कुछ रूल्स निकालेंगे और अप्लाई करेंगे। अब रूल ऑफ सिलोगिज्म क्या होता होगा? रूल ऑफ सिलोगिज्म बहुत सिंपल है, वो बोलता है कि अगर P Q तक इम्प्लीकेशन ले जा रहा है और Q R तक इम्प्लीकेशन ले जा रहा है, तो P बोलेगा मैं R तक इम्प्लीकेशन ले जाऊंगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि एक ट्रेन नागपुर से मुंबई जा रही है और वो मुंबई वाली ट्रेन गोवा जा रही है, तो आप बोलोगे कि हम डायरेक्टली क्यों ना बोले कि हम नागपुर से गोवा जा रहे हैं। तो इट इज़ सेम लाइक दैट ओनली कि दिस रूल स्टेट्स दैट फॉर एनी टू preposition if P is going to Q, that is implying Q, and Q is implying P, then Q is implying R, then I can correctively say that P is implying R. ठीक है, if she is an obedient child then she will come for exam, ये एक हो गया। if she comes for exam she will score good, तो आई कंक्लूड दैट इफ शी इज़ एन ओबीडियंट चाइल्ड शी विल स्कोर गुड। ठीक है, तो इसको आप मतलब इन सिंबल फॉर्म यू विल राइट इट एज कि P implies Q एंड Q implies R directly implies P implies R। ठीक है, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रूल बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन मेनी ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके, मॉडस पोनेस एंड मॉडस टॉलेंस, ये जो दो रूल्स हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनके क्वेश्चंस नेट की एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। सो मॉडस पोनेंस क्या बोलता है कि P एंड P implies Q इज़ Q। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है P implies Q, तो आपके पास Q भी होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्यों इसको प्रूफ करना हो तो ट्रुथ टेबल का यूज़ करके भी हम प्रूफ कर सकते हैं स्टेटमेंट को, या फिर P एंड P implies Q होता है नॉट P और Q, ब्रैकेट ओपन होगा तो P एंड नॉट P मिलेगा, और एंड Q मिलेगा तो P एंड नॉट P हट जाएगा, यानी कि आपको Q मिलता है। तो एक ये तरीका है। दूसरा, ट्रुथ टेबल से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि P एंड P implies Q इज़ Q। और मॉडस टोनेंस बोलता है कि अगर मेरे पास एक P है और एक मेरे मॉडस टॉलेंस जो है उनका कहना है कि अगर हमारे पास एक नॉट Q है और एक P implies Q है तो हम बोलेंगे हमारे पास एक नॉट P भी है। दिस ऑल्सो वी कैन प्रूव कि P implies Q एंड नॉट Q है हमारे पास, तो इससे हमें नॉट P मिलेगा। कैसे? ये पहले इसको मैं नॉट P और Q लिख देती हूँ, और नॉट P और Q एंड नॉट Q कैंसिल, तो नॉट P मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है मॉडस टॉलेंस। रूल ऑफ डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, P और Q एंड नॉट P इज Q। दिस रूल स्टेट दैट एक स्टेटमेंट है P और Q, तो यानी P या तो P ट्रू है या तो Q ट्रू है, मुझे नहीं पता, पर दोनों में से कोई दोनों भी ट्रू हो सकते हैं तो एक भी ट्रू हो सकता। पर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला कि नॉट P यानी P फॉल्स है। बहुत लॉजिक है इस स्टेटमेंट में। पहले बोलता है P और Q ट्रू है, मतलब पता नहीं पर दोनों ट्रू हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ होगा तो P और Q ट्रू हो जाएगा। बट अगली लाइन में बोलता है कि P फॉल्स है। अगर P फॉल्स है तो P और Q को ट्रू किसने बनाया? Q ने बनाया, हैंस प्रूव्ड। अगर आपके पास P और Q है और एक नॉट P है तो आंसर इज
Q. ठीक है. The validity of or otherwise of a given argument may be established with the aid of following rules combinations. अब हम इनका ही यूज़ करके सारे आर्ग्यूमेंट्स को वैलिड प्रूफ करेंगे. और जब भी एम्बिग्विटी होगी और नो अदर एवेन्यू वी प्रिपेयर अप्रोप्रिएट ट्रुथ टेबल्स. ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लगेंगे तो ट्रुथ टेबल का भी इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी देन ही गेट्स अ फ्री कार. सचिन हिट्स अ सेंचुरी. पहले तो बोला इफ सचिन हिट्स अ, ये तो लॉजिकली भी देख के स्टेटमेंट सॉल्व हो सकता है. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अगर सचिन ने सेंचुरी मारी तो उसे आज कार मिलेगी. दूसरा स्टेटमेंट बोला सचिन ने सेंचुरी मारी तो यानी उसे कार मिली. ठीक है. आंसर आपके सामने कि सचिन गेट्स अ फ्री कार, बट देन यू हैव टू प्रूव. अभी हम वही पढ़ रहे हैं ना कि हमें वैलिडिटी प्रूव करनी है. तो ये मॉडस पोनेंस से हो रहा है. P implies Q और P will give you Q. ठीक है. by modus ponens rules this is valid because modus ponens rules क्या बोलता है कि अगर एक P implies Q फॉर्म का स्टेटमेंट है और एक P स्टेटमेंट है तो I can get resultant Q. तो I can say यहाँ पे कि सचिन हिट्स अ सेंचुरी P है और गेट्स अ फ्री कार Q है. तो पहला स्टेटमेंट P implies Q फॉर्म में हो गया. दूसरा है सचिन हिट्स अ कार, सचिन हिट्स अ सेंचुरी यानी P भी है. अब P implies Q भी है, P भी है, तो hence by modus ponens I get Q. What is Q? He gets a free car, that is Sachin gets a free car. Okay, understood? Next, if Sachin hits a century he gets a free car. ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि P implies Q. सचिन डज नॉट गेट अ फ्री कार. नेक्स्ट हो गया सचिन को फ्री कार नहीं मिली यानी नॉट क्यू मिल गया. नॉट क्यों गया तो आपके पास बचा नॉट ऑफ P यानी सचिन ने आज सेंचुरी हिट नहीं की. आप ये तो क्वेश्चंस देख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको मार्किंग स्टेप पे होती है और आपको लिखना होता है कि हमने मॉडस टॉलेंस यूज़ किया या मॉडस पोनेंस यूज़ किया. इसलिए हमें यहाँ पे ये सब चीज़ें समझनी भी है और एग्ज़ाम में लिखनी भी है. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है कि सचिन इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी देन ही गेट्स अ फ्री कार. और फिर आपने लिखा सचिन गेट्स अ फ्री कार मतलब सचिन हैज़ हिट अ सेंचुरी. अब लेकिन ये आर्ग्यूमेंट मॉडस पोनेंस से भी प्रूव हो सकता है, लेकिन आप इसको ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे P लिया, Q लिया, P implies Q लिया एंड देन P implies Q नॉट Q लिया और आपने बोला इज नॉट अ टैटोलॉजी देयरफॉर द गिवन आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. ठीक है. क्योंकि ये टॉटोलॉजी प्रूव नहीं हुआ. टॉटोलॉजी कब होगा? जब वो वैलिड होगा. वैलिड कब होगा? जब वो टॉटोलॉजी होगा. तो इट इज़ नॉट वर्किंग. अब आगे बढ़ते हैं. ऐसे तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, तो आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू कीप सॉल्विंग दीज एग्जाम्पल्स एज मच एज you can. I cannot cover all the examples in the video, but if you have problem while solving these examples or you get any confusion point, then you please connect to me via the WhatsApp group which you are having, and you can get my personal number from the same group. The exercises and the problems are lot of examples, so you can keep engaged yourself while for solving these questions and make yourself as much as you can be in comfortable to this topic, because then we are going to move much deeper and understand what are quantifiers and so on. A lot more is there to mathematical logic, so the basics should be very clear. Okay, then winding up for now. Meet you in the next video. Thank you so much.